फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच कि आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाला इस मीटिंग को ज्वाइन करने के लिए। हमारा आज का जो सेशन है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर है, सुपरफिशियल इन्फेक्शंस ऑफ द स्किन, जो कि यू विल सी कि आपके पास पेशेंट्स यहाँ पे स्पेशली समर सीजन में जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे। वी हैव इनवाइटेड आवर गेस्ट स्पीकर हियर टुडे to give us this talk. We have with us Dr. Hira Shafkat, who will be taking us through this very, very important topic. Over to you, Dr. Hira. Assalamu alaikum, everyone. It is a pleasure to be here today to discuss this extremely important topic of superficial skin infections. Superficial skin infections क्या होते हैं? ये एक्चुअली होती है माइक्रोबियल या बैक्टीरियल इन्वेजन स्किन की और उसके अंडरलाइंग सॉफ्ट टिश्यू की। स्किन तो आप सबको मालूम ही है, सॉफ्ट टिश्यू में मसल्स, टेंडन्स, लिगामेंट्स, ब्लड वेसल्स, कनेक्टिव टिश्यू ये सब इंक्लूड होते हैं। अब ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है इसको समझना? क्योंकि अकॉर्डिंग टू स्टडीज थर्ड मोस्ट कॉमनेस्ट डायग्नोसिस जो इमरजेंसी केयर सेटिंग्स में होता है आफ्टर चेस्ट पेन एंड एस्थमा इज सुपरफिशियल स्किन इन्फेक्शंस। तो इनको डायग्नोस करना और करेक्टली मैनेज करना इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। ज़्यादातर देखा गया है कि मेल जेंडर में इट्स वेरी कॉमन टू हैव सुपरफिशियल स्किन इन्फेक्शंस एंड द एज ग्रुप जो मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड होता है दैट इज 45 to 64 years of age. Next, please. बैक्टीरिया कैन इन्वेड आवर स्किन इन टू वेज। बैक्टीरिया हमारे स्किन को दो तरह से इन्वेड कर सकते हैं, या तो वो हमारे अंदर प्राइमरी स्किन इन्फेक्शन कॉज करा सकते हैं या सेकेंडरी स्किन इन्फेक्शंस। दोनों को डिफरेंशिएट कैसे किया जाए? प्राइमरी स्किन इन्फेक्शन का मतलब ये है कि एक नॉर्मल हेल्दी स्किन थी, उसमें एक ब्रेक के थ्रू, कोई छोटा सा ब्रेक, कोई अब्रेजन, उसके थ्रू बैक्टीरिया एंटर हुए और इन्फेक्शन कराया। सेकेंडरी स्किन इन्फेक्शन का मतलब ये है कि स्किन में ऑलरेडी कोई प्री एग्जिस्टिंग डर्मेटाइटिस था, कोई स्किन कंडीशन थी और उसके ऊपर सुपर इम्पोज्ड स्किन इन्फेक्शन हो गया। प्राइमरी इन्फेक्शंस की एक कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंटेशन होती है, जबकि जो सेकेंडरी इन्फेक्शंस हैं उनकी वेरिएबल प्रेजेंटेशन होती है। प्राइमरी स्किन इन्फेक्शंस टिपिकली सिंगल पैथोजेनिक कॉज कराता है, या तो वो स्टेफ ऑरियस होगा या स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस होगा, जबकि सेकेंडरी infections are more complicated and they may involve more than one pathogen, including Staph aureus, Pseudomonas aeruginosa, Proteus mirabilis या P. vulgaris. Now, अब आपके पास एक पेशेंट आता है ओपीडी में विद अ स्किन इन्फेक्शन। सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले हमें उसकी हिस्ट्री लेनी है, उसके बाद हमें इसका क्लिनिकल एग्जामिनेशन करना है, उसके बाद कंफर्मेटरी इन्वेस्टिगेशंस की तरफ जा सकते हैं। पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट करेगा कि ये मुझे एक दाना हुआ है या ये मुझे लाल हो रही है दर से चमड़ी, उसमें दर्द हो रहा है मुझे या खारिश हो रही है, वो उसकी डिफरेंट कोई प्रेजेंटेशन हो सकती है। अब उसको एग्जामिन करना है हमें, तो हमें क्लासिक साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन मिलेंगी स्किन इन्फेक्शन में। टेंडरनेस होगी, इरिदिमा होगा यानी कि रेड होगी स्किन, एडीमा होगा यानी कि स्वेलिंग प्रेजेंट होगी, और वो एरिया वार्म होगा एज कंपेयर टू दी सराउंडिंग स्किन। पेशेंट खुद ही आपको ज्यादातर फीवर का बताएगा, अगर नहीं बताता तो यू हैव टू आस्क। इफ ही इज रनिंग अ फीवर दैट मींस ही विल नीड सिस्टमिक एंटीबायोटिक्स। उसके बाद कंफर्मेटरी इन्वेस्टिगेशंस यूजुअली करवाने की जरूरत नहीं होती अनलेस इट इज अ कॉम्प्लिकेटेड इन्फेक्शन, बट अगर हमें जरूरत है तो हम स्वैब कल्चर्स करा सकते हैं। जो स्किन इन्फेक्शंस होते हैं वो एक्सुडेटिव होते हैं, उनमें से कोई ना कोई पुरुलेंट डिस्चार्ज या कोई सीरोसैंगुइनस डिस्चार्ज आ रहा होता है, तो उस स्वैब कल्चर लेना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनमें स्वैब हमेशा नेगेटिव आता है, जैसे कि सेलुलाइटिस, तो उन केसेस में हमें ब्लड कल्चर्स करवाने पड़ते हैं। कभी कभी बुल्ली फॉर्म हो जाते हैं, एब्सिस फॉर्म हो जाती है, तो उसमें हमें नीडल एस्पायरेशन के थ्रू पुरुलेंट फ्लूइड को एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है और उसको फिर हम फर्दर लैब के लिए भेज सकते हैं। अच्छा, स्किन के साथ साथ यूजुअली सॉफ्ट टिश्यू भी इन्वॉल्व होता है, और कितने एक्सटेंट तक इन्वॉल्व है उसके लिए हमें एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन और एमआरआई की ज़रूरत पड़ सकती है।
बट ये सारी टेस्ट, इसका मतलब ये नहीं है कि हर सुपरफिशियल इन्फेक्शन में आप सारी टेस्ट करा रहे हो। ये सब कुछ आपको पेशेंट को एग्जामिन करने के बाद ही डिसाइड करना है वेदर ही नीड्स दिस इन्वेस्टिगेशंस और नॉट। सुपरफिशियल स्किन इन्फेक्शंस एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है, एक अम्ब्रेला टर्म है। उसके अंदर बहुत सारे डिफरेंशिएटिंग डायग्नोसिस आते हैं। अब अगर आपको एक अपना लेबल करना है कि एक्यूरेट आपका डायग्नोसिस क्या है, देन यू शुड बी अवेयर of all the different features of all the different skin infections. कुछ जो उसमें से कॉमनेस्ट हैं, जो हम ज़्यादातर समर्स में इनकाउंटर करते हैं, वो मैं आपको थोड़ा थोड़ा उसका ओवरव्यू दे रही हूँ। सबसे पहले आ जाता है बुलस इम्पेटाइगो। बेसिकली इम्पेटाइगो के दो टाइप्स होते हैं, बुलस इम्पेटाइगो एंड नॉन बुलस इम्पेटाइगो। बुलस इम्पेटाइगो में क्या होता है, सबसे पहले विजाइकल्स होंगे, यानी कि फ्लूइड फिल्ड जो होंगे लीजन्स होंगे, वो बाद में प्रोग्रेस करके ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, ब्लिस्टर्स की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं। उनके शार्प मार्जिन्स होते हैं। जब ये रप्चर हो जाएंगे ब्लिस्टर्स, तो येलोइश क्रस्ट बन जाएंगी। मोस्ट कॉमनली बुलस इम्पेटाइगो नियोनेट्स में मिलता है हमें, और ये लोअर एरिया ऑफ द बॉडी और लेग्स को इन्वॉल्व करता है ज़्यादातर केसेस में। उसके बाद आ जाता है कार्बंगल। कार्बंकल क्या है कि मल्टीपल जब हेयर फॉलिकल्स इन्फेक्टेड हो जाते हैं, तो एक बड़ी सी स्वेलिंग बन जाती है, रेड कलर की डोम शेप्ड, जो इंक्रीज होती रहती है साइज में। यूजुअली नेप ऑफ द नेक पे होती है, बैक पे होती है, थाइस पे होती है, और इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स भी होंगे पेशेंट्स को, सच एज फीवर एंड मैलिस। उसके बाद आ जाता है सेलुलाइटिस। सेलुलाइटिस में कोई दाना नहीं होगा, उसमें जस्ट रेड वार्म लोकलाइज्ड पेनफुल टेंडर एरिया होगा, जो कि वेल डिमार्केटेड होगा, बट एज सच उसमें कोई पस्ट्यूल्स या कोई पैप्यूल्स इस तरह के कोई लीजन्स नहीं होंगे। इसके अलावा आ जाता है इक्थाइमा। इक्थाइमा में क्या होता है कि स्मॉल फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स और बुल्ली बनते हैं, पस्ट्यूल्स बनते हैं रेडिश बेस के ऊपर, और उसके बाद वो जब फट जाते हैं तो उसके ऊपर क्रस्ट बन जाती है। इक्थाइमा जो होता है वो ज्यादा डीप होता है एज कम्पेयर टू इम्पेटाइगो। आप सोच रहे होंगे कि इम्पेटाइगो में भी क्रस्ट बनती है, इक्थाइमा में भी बनती है, तो क्या डिफरेंस है। इक्थाइमा में थोड़े से डीपर लीजन्स होते हैं और वो क्रस्ट थोड़ा हार्डर टू रिमूव होता है, और जब उस क्रस्ट को रिमूव करेंगे तो अंडरलाइंग अल्सर्स मिलेंगे। उसके बाद आ जाते हैं हम कॉमनेस्ट प्रेजेंटेशन पे, जो कि फॉलिकुलाइटिस। फॉलिकुलाइटिस इज बेसिकली एन इन्फेक्शन ऑफ द हेयर फॉलिकल, और ये स्मॉल इन्फ्लेमेटरी पैप्यूल्स और पस्ट्यूल्स की तरह प्रेजेंट करता है, और वो हेयर बेयरिंग एरियाज पे होगा। उसके बाद आ जाता है फरंक्यूलोसिस। फरंकल्स, या जिसको आम जबान में हम बॉयल्स भी कहते हैं, ये फॉलिकुलाइटिस से थोड़ा डीपर इन्फेक्शन होता है। ये भी हेयर फॉलिकल का ही इन्फेक्शन है, लेकिन फॉलिकुलाइटिस सिर्फ ऑस्टियम ऑफ द हेयर या उससे थोड़ा सा नीचे जाता है, जबकि फरंकल पूरे हेयर फॉलिकल को इन्वॉल्व करता है। तो ज़ाहिर बात है ये ज़्यादा पेनफुल होता है, ज़्यादा हार्ड लंप होता है। साइज इसकी एक्सटेंड कर सकती है, पी साइज भी हो सकता है, गोल्फ बॉल साइज भी हो सकता है, यानी इतना बड़ा भी हो सकता है ये। इनिशियली फर्म होता है, और जब ये रप्चर हो जाएगा तो उसमें से पस और नेक्रोटिक मटेरियल भी ड्रेन आउट होता है। नॉन बुलस इम्पेटाइगो इम्पेटाइगो की ही टाइप है। उसमें क्या होगा कि पहले एक सिंगल रेड मैक्यूल या पैप्यूल बनेगा, बाद में वो विजाइकल में कन्वर्ट होगा, रप्चर हो जाएगा, और उसके ऊपर हनी कलर्ड क्रस्ट आएंगे। ये यूजुअली अफेक्ट करता है एक्सट्रीमिटीज और फेस को, यानी कि हमने पहले पढ़ा था बुलस इम्पेटाइगो जो है वो लोअर एरियाज ऑफ द बॉडी को ज्यादा इन्वॉल्व करता है, और नॉन बुलस इम्पेटाइगो फेस को ज्यादा इन्वॉल्व करता है। इसके अलावा सेकेंडरीली इन्फेक्टेड एक्जिमा, तो इसमें पेशेंट हमें पहले से हिस्ट्री बताएगा कि पहले मुझे ये प्री एग्जिस्टिंग स्किन कंडीशन थी, और उसके ऊपर अब ये मुझे एक्सुडेटिव सा डिस्चार्ज और क्रस्ट वगैरह डेवलप हो रही है। तो आपको हिस्ट्री से क्लू मिल जाएगा, और इसमें फीवर भी पेशेंट को होगा। सेकेंडरीली इन्फेक्टेड ट्रॉमेटिक लीजन्स, तो इसमें भी पेशेंट पहले आपको ट्रॉमा की हिस्ट्री देगा कि पहले यहाँ चोट लगी थी, अब इसमें से पस आ रहा है, पीप निकल रही है। तो इस तरह आप इन्फेक्शन को डायग्नोस कर सकते हैं। हाउ टू सेलेक्ट अ ट्रीटमेंट फॉर द सुपरफिशियल स्किन इन्फेक्शंस। हमारे पास नॉर्मली दो ऑप्शंस हैं, either to go for just topical therapy or give systemic antibiotics as well.
अब ये कैसे सेलेक्ट करना है कि टॉपिकल एंटीबायोटिक्स सिर्फ देना सफिशिएंट है या सिस्टमिक एंटीबायोटिक्स की भी जरूरत पड़ेगी? टॉपिकल एंटीबायोटिक्स जनरली माइल्ड इन्फेक्शन के लिए दी जाती है। जो इन्फेक्शन माइल्ड हो, लोकलाइज्ड हो, उसमें सिर्फ टॉपिकल देना काफ़ी होता है। टॉपिकल एंटीबायोटिक्स जो कि हम नॉर्मली देते हैं, कॉमनली देते हैं उन और इफ़ेक्टिव होती हैं, उनमें आ जाते हैं म्यूपिरोसिन, फ्यूसिटिक एसिड, रेटापेम्यूलिन। अगर तो कोई स्किन इन्फेक्शन एक्सटेंसिव है या सिवियर है या जिसमें एसोसिएटेड सिस्टमिक सिम्टम्स हैं, फीवर हो रहा है, पेशेंट को मैलिस हो रहा है, तो उसमें फिर हमें ओरल एंटीबायोटिक भी साथ देने पड़ेंगे। फर्स्ट लाइन तो ऑफ कोर्स पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स होते हैं, लेकिन उसके अलावा दूसरे एंटीबायोटिक्स भी इफेक्टिव होते हैं, जैसे कोई मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स हो गए, सिफेलोस्पोरिन्स हो गए, क्लिंडामाइसिन हो गया, डॉक्सीसाइक्लिन हो गया, लेकिन फर्स्ट लाइन इसमें भी पेनिसिलिन होता है। अगर हमें माइल्ड इन्फेक्शन का अंदाज़ा है कि ये माइल्ड इन्फेक्शन है और लोकलाइज्ड है, तो बेहतर ये होगा कि हम सिर्फ टॉपिकल दें, क्योंकि टॉपिकल और सिस्टमिक थेरेपी साथ देने से रेजिस्टेंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। और हमें पता है कि ऑलरेडी इन दिस एरा ऑफ मिसयूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, रेजिस्टेंस इज अ वेरी बिग न्यूसेंस। और जब टाइफॉइड ही रेजिस्टेंट हो गया टू मोस्ट कॉमनली प्रिस्क्राइब्ड एंटीबायोटिक्स, तो हम समझ सकते हैं कितनी मैल प्रैक्टिस हो रही है। तो इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ डॉक्टर टू प्रिवेंट एज मच एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस एज वी कैन। टॉपिकल एंटीबायोटिक्स के कुछ एडवांटेजेस हैं। पहला ये कि देर इज लो रिस्क ऑफ सिस्टमिक एडवर्स इवेंट्स एंड ड्रग इंटरेक्शंस, क्योंकि ये सिस्टमिकली इतनी ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं हो रही होती। तो ये दूसरी जो भी ड्रग नॉर्मल रूटीन में पेशेंट जैसे हाइपरटेंशन की ले रहा है या डायबिटीज़ की वजह से ले रहा है, उनके साथ इसकी कोई इंटरेक्शन नहीं होती। दूसरा कि आप जिस अफेक्टेड एरिया में इसको अप्लाई कर रहे हैं, उस टिश्यू के अंदर इसकी हाई कॉन्सेंट्रेशन अचीव करना इज़ वेरी इजी। लिमिटेड क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होती है। कोई साइड इफेक्ट उसका इंटेस्टिनल फ्लोरा पे नहीं होता, क्योंकि ऑब्वियसली हम बाय माउथ नहीं ले रहे, तो वो इंटेस्टाइन तक पहुंचती नहीं है। कॉस्ट इफेक्टिव होती है। और हम कुछ ऐसी एंटीबायोटिक्स जो कि अभी तक ओरल फॉर्मुलेशन में नहीं आ रही हैं, वो हम टॉपिकल में भी दे सकते हैं। गुड पेशेंट एडहेरेंस, क्योंकि पेशेंट को ज़्यादातर लगाने वाली दवाई यूज़ करना ज़्यादा ईजी होता है एज कम्पेयर टू टेकिंग ओरल एंटीबायोटिक्स। डिसएडवांटेजेस क्या हैं टॉपिकल एंटीबायोटिक्स की? कि देखिए, एंटीबायोटिक जो है वो डिस्पेंस होती है किसी न किसी व्हीकल में, तो पेशेंट उस व्हीकल से एलर्जिक हो सकता है, तो एलर्जिक या इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस हो सकता है उसको। कभी कभी जो हमारा स्किन लीजन होता है उसके ऊपर स्कैब बना होता है, क्रस्ट बनी होती है, तो दवाई को पेनिट्रेट होने में डिफिकल्टी हो सकती है, तो लो पेनिट्रेशन हो सकती है। एक पोटेंशियल होता है फॉर द रैपिड अपीयरेंस ऑफ माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। कुटेनियस फ्लोरा, यानी कि जो हमारा नॉर्मल कुटेनियस फ्लोरा होता है, वो डिस्टर्ब हो सकता है ड्यू टू अप्लाइंग टॉपिकल एंटीबायोटिक्स। अगर कोई बहुत ही लार्ज एरिया पे वुंड्स हैं, तो उस पे अप्लाई करने की वजह से सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन भी पॉसिबल है। उसके अलावा कोई इस तरह के कंटेनर्स होते हैं जो कि वाइड माउथ कंटेनर्स होते हैं, तो उसमें से बार बार अप्लाई करने की वजह से उस ऑइंटमेंट या क्रीम में कंटामिनेशन हो सकती है। तो ये उसके डिसएडवांटेजेस हैं। Let us summarize all that we have learned up till now. Number one, there are two types of bacterial infections, primary or secondary. Primary, which occur through a break in the skin, which is normal and healthy, and secondary infection, which is superimposed upon any other pre-existing skin lesion. Despite different root causes, clinical presentation of different superficial skin infections is almost the same, with erythema, swelling, pain. And to provide an optimal outcome for the patient, it is very important to take careful history, to examine the patient carefully, and carry out all the important investigations. Because inappropriate diagnosis and treatment can lead to complications and can result in antimicrobial resistance. Now let us discuss some patient vignettes. अब ये मॉक पेशेंट्स हैं, उस पे हम डिस्कस करेंगे कि इसको कैसे डायग्नोस किया जा सकता है और इसको सब्सिक्वेंटली हम मैनेज कैसे करेंगे। अब एज यू कैन सी इन द पिक्चर, दिस इज अ 3-year-old boy who is overall in good health and does not have any systemic symptoms, but he experiences intermittent eczema
sometimes. And now he has presented a series of crusted, honey-colored, moderately pruritic plaques on the cheek and around the mouth. cheek के ऊपर around the mouth आपको नजर आ रहे हैं lesions. Prior to the plaques developing, a series of small fluid-filled vesicles were noted, which subsequently burst. अब हमने क्या डिराइव किया, हमें क्या उसमें से एक्सट्रैक्ट करना है, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? पहली बात, डिजीज का कोर्स क्या था? कोर्स का मतलब यह है कि किस तरह शुरू हुई और आगे किस तरह बढ़ी। तो ये शुरू हुई थी विजाइक्यूलर लीजन्स से जो कि बर्स्ट हुए और बाद में प्लेक्स बन गए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के प्लेक्स की अपीयरेंस कैसी है। अब इसमें क्लासिकल हनी कलर्ड क्रस्ट हो रहे हैं। लोकेशन क्या है, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज की, क्योंकि कुछ इन्फेक्शंस किसी साइड पे ज्यादा कॉमन होते हैं, कुछ किसी और साइड पे, तो इनकी लोकेशन है चीक पे और अराउंड द माउथ। उसके बाद सिम्टम्स क्या है, इसमें मॉडरेट इचिंग है, बर्निंग है, यानी कि हमें ये क्लू मिल रहा है वाज़ेह कि इसमें पेन नहीं है। सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट नन, यानी कि इसके साथ फीवर नहीं हो रहा, तो ये हमारी ट्रीटमेंट में हमें इजी रहेगा, हमें गाइड करेगा। अच्छा, रिक्वायरमेंट फॉर स्वॉबिंग और नीडल एस्पायरेशन फॉर कल्चर। अब नीडल एस्पायरेशन की ज़रूरत नहीं है, इतने डीप कोई लीजन्स नहीं है, लेकिन हम स्किन स्वॉब जो है वो ले सकते हैं। और जब उस पस का कल्चर किया गया उन वेसिकल्स से, तो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस वर आइडेंटिफाइड। और जब हमने एंटी माइक्रोबियल ससेप्टेबिलिटी टेस्ट करवाए तो उसमें इट वाज ससेप्टेबल टू म्यूपिरोसिन। इसका मतलब म्यूपिरोसिन वुड बी इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ दीज लीजन्स। ओके, अब जब हमें डायग्नोसिस इस पेशेंट का करना है, तो सबसे पहले हमारे माइंड में देयर इज अ लिस्ट ऑफ डिफरेंशियल्स कि ये क्या क्या हो सकता है। फिर हम उन सबको एक्सक्लूड करते जाएंगे और अपने फाइनल डायग्नोसिस पे पहुंचेंगे। तो मैं कुछ कॉमन डिफरेंशियल्स आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ और हम उसको बारी बारी एक्सक्लूड करते जाएंगे। कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस में इंटेंस इचिंग होगी, इस पेशेंट में इतनी इचिंग नहीं थी। रेड एंड वीपिंग स्किन होगी और पेशेंट की कोई हिस्ट्री होगी कि कोई कांटेक्ट हुआ था किसी इरिटेंट से, किसी एलर्जन से, जो कि इस पेशेंट में प्रेजेंट नहीं था। बुल्लस इम्पेटाइगो में भी पहले वेसिकल्स बनते हैं, बाद में वो ब्लिस्टर्स में डेवलप होते हैं, तो इसमें कोई ब्लिस्टर्स फॉर्म नहीं हुए। दूसरी चीज़ ये कि बुल्लस इम्पेटाइगो यूजुअली इन्फेंट्स में ज़्यादा कॉमन होता है और वो एक्सट्रीमिटीज़ पे ज़्यादा कॉमन होता है, फेस पे इतना कॉमन नहीं होता, ट्रंक पे ज़्यादा कॉमन होता है, तो ये भी हम एक्सक्लूड कर सकते हैं। हर्पीस सिम्प्लेक्स की साइट तो यही होती है कि वो लेबियल म्यूकोकुटेनियस जो जंक्शन होता है लिप्स का, वहाँ पे कॉमन होता है, लेकिन वो चीक्स पे इतना कॉमन नहीं होता। और उसमें हमेशा पहले पेशेंट को फीवर और मैलिस होगा, उसके बाद क्रॉप्स ऑफ वेसिकल्स अपीयर होंगे ऑन एरिथमेटस बेस, जो कि बाद में रप्चर हो जाते हैं। और जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये म्यूकोकुटेनियस जंक्शन पे होता है लिप्स के, ये इस तरह से सराउंडिंग द लिप्स नहीं होगा, फेस पे नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद वेरिसेला जोस्टर वायरस, कॉमनली नोन एज चिकन पॉक्स, तो उसके जो वेसिकल्स होते हैं वो थिन वॉल्ड होते हैं और वो पहले ट्रंक से स्टार्ट होते हैं। पहले उसके लीजन्स ट्रंक पे बनेंगे, बाद में वो स्प्रेड होकर एक्सट्रीमिटीज और फेस पे आते हैं। तो ये इतना वाइड स्प्रेड नहीं है और ना ये ट्रंक से स्टार्ट हुआ है, तो हम उसको भी सेफली एक्सक्लूड कर सकते हैं। अब एक जो बीच में मैंने छोड़ा, नॉन बुलस इम्पेटाइगो, वही इसका डायग्नोसिस है, क्योंकि लीजन्स उसके एज वेसिकल स्टार्ट होते हैं, बाद में रप्चर होते हैं टू फॉर्म क्लासिक हनी कलर्ड क्रस्ट। यूजुअली एसिम्प्टोमेटिक होता है, लेकिन समटाइम्स प्लूराइटिस में भी प्रेजेंट। तो ये हमारी केस प्रेजेंटेशन से बिल्कुल मैच करती है डिस्क्रिप्शन, एंड दिस वाज द डायग्नोसिस ऑफ दिस पेशेंट। इम्पेटाइगो चूंकि बहुत कॉमन है सुपरफिशियल स्किन इन्फेक्शंस में, तो उसको थोड़ा सा हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। इट कैन यूजुअली अफेक्ट पेशेंट ऑफ एनी एज, बट ज़्यादातर ये स्कूल गोइंग चिल्ड्रन और इन्फेंट्स में कॉमन होता है। पहले भी बता चुकी हूँ, इसके दो टाइप्स होते हैं, बुलस और नॉन बुलस। बुलस में जो है वो बड़े ब्लिस्टर्स बनते हैं, नॉन बुलस में सिर्फ वेसिकल बनते हैं, वो रप्चर होके उनके ऊपर हनी कलर्ड क्रस्ट बनते हैं। कंफर्म करने के लिए हम ग्राम स्टेन और कल्चर करवा सकते हैं, लेकिन यूजुअली इट इज अ क्लिनिकल डायग्नोसिस। कॉज नॉन बुलस इम्पेटाइगो की कॉज जो है स्टेफ ऑरियस या स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस होती है और 70% केसेस में नॉन बुलस इम्पेटाइगो ही होता है।
ज़्यादातर फेस और एक्सट्रीमिटीज़ पे कॉमन है। बुलस इम्पेटाइगो की कॉज स्टेफ ऑरियस होती है और ये 30% पेशेंट्स में होता है। इसमें यही होता है, फ्लेसिड लार्ज फ्रेजाइल बुल्ली बनते हैं, वो रप्चर हो जाते हैं, उनमें से ओजिंग होती है और ब्राउन कलर के स्केल्स बनते हैं। ज़्यादातर ट्रंक को इंटरट्राइजिनस एरियाज को इन्वॉल्व करता है, एनोजेनाइटल एरियाज एंड बटक्स, और ये इन्फेंट्स में ज़्यादा कॉमन होता है। नाउ नॉन बुलस इम्पेटाइगो के डिफरेंशियल्स हम क्या क्या कंसिडर कर सकते हैं। एटॉपिक डर्मेटाइटिस, बच्चों में लेस देन 4 years ऑफ एज में एटॉपिक डर्मेटाइटिस इज अ वेरी कॉमन डायग्नोसिस, लेकिन उसकी हिस्ट्री और भी बचपन से चलती आएगी। क्रॉनिक लीजन्स होंगे, रिलैप्सिंग कोर्स होगा और हाईली प्लूराइटिक होंगे। कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस में प्लूराइटिक एरियाज होंगे और वीपिंग से उसमें लीजन्स होंगे। इस तरह से क्रस्टेड लीजन्स नहीं होंगे। हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि वेसिकल्स बनेंगे एरिथेमेटस बेस पे और म्यूकोकुटेनियस जंक्शन पे होंगे। वेरिसेला जोस्टर वायरस से भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि उसमें थिन वॉल्ड वेसिकल्स होते हैं और ज्यादातर ट्रंक पे स्टार्ट होते हैं। बुल्लस सिम्पेटाइगो के क्या डिफरेंशियल सोच सकते हैं हम। पहले पहले तो आ जाता है बुल्लस इरिथेमा मल्टीफॉर्मे। अब इरिथेमा मल्टीफॉर्मे की ओरिजिन वायरल भी हो सकती है या किसी मेडिसिन के साइड इफेक्ट में भी डेवलप हो सकते हैं। इसमें क्या होता है, वेसिकल्स होते हैं, दे अराइज फ्रॉम रेड प्लेक्स, लेकिन उसमें हमें टारगेटोइड लीजन्स भी साथ में मिलेंगे। टारगेटोइड लीजन्स का मतलब ये है कि उसमें विजिबल होंगे 3 जोन्स। जिस तरह टारगेट जिस पे हम निशाना लगाते हैं उसमें जिस तरह 3 जोन्स होते हैं, उसी तरह टारगेटोइड लीजन्स हमें जरूर मिलते हैं बुल्लस इरिथेमा मल्टीफॉर्मे में अलोंग विद द ब्लिस्टर्स। दूसरी आ जाती है बुल्लस पेम्फिगोइड। बुलिस पेम्फिगोइड में भी ब्लिस्टर्स बनते हैं जो कि बहुत डेंस होते हैं, लेकिन बुलिस पेम्फिगोइड इज कॉमन इन ओल्ड एज, नॉट सो मच इन द यंगर एज ग्रुप। तो एक तो यही डिफरेंशिएटिंग पॉइंट हो गया। उसके अलावा बुलिस पेम्फिगोइड की जो है वो हाईली प्लूराइटिक होते हैं और अर्टिकेरियल प्लेक्स होते हैं, अर्टिकेटेड प्लेक्स होते हैं उसके। उसके बाद आ जाता है पेम्फिकस वल्गैरिस। पेम्फिकस वल्गैरिस जो होता है उसमें ब्लिस्टर्स तो बनते हैं बट दोज आर नॉट टेंस ब्लिस्टर्स, वो फ्लैसिड ब्लिस्टर्स होते हैं, जल्दी आराम से रप्चर हो जाते हैं। और बड़ी बात यह कि उसमें म्यूकोजल इन्वॉल्वमेंट होती है, माउथ की इन्वॉल्वमेंट, आई की इन्वॉल्वमेंट, जेनाइटल रीजन्स की इन्वॉल्वमेंट, जो कि हमें बुल्लस सिम्पेटाइगो में नहीं मिलेगी। स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, ये एक ड्रग रिएक्शन है। इसमें हमें हिस्ट्री ऑफ द ड्रग मिलेगी प्रायर टू द डेवलपमेंट ऑफ द लीजन्स, और इसमें भी हमें ज़रूर कोई ना कोई म्यूकोजल इन्वॉल्वमेंट मिलेगी, या तो अल्सरेटिव स्टोमेटाइटिस हो या कंजक्टिवाइटिस हो या इन्वॉल्वमेंट ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन्स ऑफ द एनोजेनाइटल रीजन। थर्मल बर्न्स, तो उसमें भी हमें हिस्ट्री मिलेगी कि किसी गर्म चीज़ से एक्सपोजर हुआ था, गर्म पानी गिर गया था, उसके बाद ये ब्लिस्टर्स डेवलप हुए, और इसमें सराउंडिंग में भी हमें इरोजन्स मिल जाएंगी और बर्न्स का कोई ना कोई क्लू होगा उसमें। अच्छा, और बुल्लस इम्पेटाइगो तो आपको बता ही चुकी हूँ कि वो फ्लैसिड लार्ज फ्रेजाइल बुल्ली होंगे, और जब वो रप्चर हो जाएंगे तो ब्राउन स्केल बनेगा। अच्छा, अब जो क्लिनिकल केस हम डिस्कस कर रहे थे नॉन बुल्लस इम्पेटाइगो का, उसमें म्यूपिरोसिन की ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब की गई 2 to 3 times a day for up to 10 days। अब डे पहले पहले तो हमें प्रिवेंटिव मेजर्स बताने होते हैं पेशेंट उस्मान को में कि यू टेल द मदर टू वॉश द अफेक्टेड एरिया विद सोप एंड वाटर। हैंड्स को रेगुलरली वॉश करें, पर्टिकुलरली जैसे अफेक्टेड एरियाज को टच किया है तो उसके बाद हैंड्स वॉश करें ताकि दूसरी जगह पे इन्फेक्शन ट्रांसमिट ना हो। अवॉइड शेयरिंग टॉवल्स, क्योंकि ये फोमाइट्स होते हैं, इससे इन्फेक्शन स्प्रेड होता है। thoroughly clean any potentially contaminated toys and play equipment ताकि इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो। Exclude from school until the lesions were healed, dry and crusted over, and return if there is no significant improvement 5 days after the treatment is initiated। आउटकम क्या देखा गया कि 2 to 3 डे 2 और डे 3 पे लीजन्स जो है वो इम्प्रूव होना स्टार्ट हो गए। डे 5 पे कम्प्लीटली इन्फेक्शन एरिया क्लियर हो गया था, इस वजह से फिर ट्रीटमेंट स्टॉप कर दी गई। अवेलेबल गाइडलाइंस या रिकमेंडेशन सिम्पेटाइगो की क्या हैं कि आप टॉपिकल ट्रीटमेंट में म्यूपिरोसिन, फ्यूसिटिक एसिड, क्लोर टेट्रासाइक्लिन,
पुम्यूलिन, ये सब आप दे सकते हैं। और ओरल ट्रीटमेंट्स में अमोक्सिसिलिन, क्लेवुलिनिक एसिड, एजिथ्रोमाइसिन और सेफेलोस्पोरिन ग्रुप के कुछ एंटीबायोटिक्स, ये सब, पेनिसिलिन, ये सब आप दे सकते हैं। अब कुछ की ट्रीटमेंट कंसिडरेशंस हैं इन केसेस ऑफ बुलस एंड नॉन बुलस इम्पेटाइगो। अगर कोई लोकलाइज्ड इन्फेक्शन है, लोकलाइज्ड इम्पेटाइगो है, तो उसमें आप सिर्फ टॉपिकल एंटीमाइक्रोबियल्स देंगे। अगर एक्सटेंसिव इम्पेटाइगो है जिसमें मल्टीपल लीजन्स हैं या किसी क्लासरूम में आउटब्रेक है, काफ़ी सारे बच्चों को हो रहा है, या कोई सिस्टमिक सिम्टम्स हो रहे हैं, जैसे फीवर हो रहा है बच्चे को, इरिटेबल हो रहा है, मैलेज हो रहा है उसको फील, तो उसमें आप फिर ओरल एंटीबायोटिक भी साथ में देंगे। अगर मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफ ऑरियस है तो उसमें आप फ्यूसिटिक एसिड या म्यूपिरोसिन आर दी ट्रीटमेंट ऑफ चॉइसेस। उसके बाद अगर फ्यूसिटिक एसिड और म्यूपिरोसिन से भी रेजिस्टेंस है तो फिर आपको दोबारा उनका कल्चर करवाना पड़ेगा और कल्चर एंड सेंसिटिविटी के थ्रू आपको मालूम करना पड़ेगा कि किससे ससेप्टेबिलिटी है। और यही रेजिस्टेंस को स्टॉप करने के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम बहुत ही सोच समझ के अपने एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब करें ताकि रेजिस्टेंस डेवलप ना हो और फिर एंड में बस हमारे हाथ में कुछ भी ना बचे। म्यूपिरोसिन के बारे में थोड़ा सा बता दूंगी ओवरव्यू कि ये टॉपिकल एंटीमाइक्रोबियल एजेंट है और ये मेजॉरिटी ऑफ स्किन इन्फेक्शंस के अगेंस्ट इफेक्टिव होता है, कॉज्ड बाय most common pathogens including Staph aureus, Streptococcus pyogenes, some gram-negative organisms such as E. coli and Haemophilus influenzae. ये स्टडीज को शो कर रहा है कि इन वाइवो जो है वो स्टेफ ऑरियस, स्टेफ एपिडेमाइडस और ग्रुप बी बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस स्पीशीज के अगेंस्ट जो है इट इज इफेक्टिव, एंड इन विट्रो भी ये सारी लिस्ट है ऑर्गेनिजम्स की, इनके अगेंस्ट इट हैज बीन फाउंड टू बी effective. So with this, I think we come to the conclusion of our presentation, and I hope all of बिल्कुल you have. डॉक्टर हेरा, थैंक यू वेरी मच। I hope all of you have derived something from this presentation. Thank you so much for your patience, and I will be really obliged if किसी को भी इसमें से थैंक 2 cents भी यस अगर कोई ले जाए तो it will be great. बिल्कुल डॉक्टर हेरा, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी थैंक यू, इट वाज एन एब्सोल्यूट डिलाइट हैविंग यू टुडे। आपने बहुत ही क्लियर और आसान अल्फाज में इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक को यहाँ पे कवर किया है। लेट मी जस्ट सी इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस कमिंग इन। सिंस वी डोंट हैव एनी क्वेश्चंस कमिंग इन डॉक्टर हेरा, यहाँ पे हमारे पास बहुत कॉमनली एक ये क्वेरी आती है कि सही तरीका क्या है, हाउ डू यू डिसाइड कि हमने, अगर हमारे पास एक प्राइमरी सेकेंडरी स्किन इन्फेक्शन का पेशेंट आ रहा है, सो थोड़ी सी एक कन्फ्यूजन रहती है कि इसको टॉपिकल देनी है कि ओरल देनी है। एंड जनरली देखा गया है कि पेशेंट्स खुद आके जो है वो हमसे रिक्वेस्ट करते हैं कि डॉक्टर साहब आप हमें लगाने की दवा मत दीजिए, हमें जल्दी आराम चाहिए तो आप हमें खाने की दवा देते हैं। तो आप अपनी अगर थोड़ी सी एक्सपर्ट ओपिनियन इस पर शेयर करेंगी कि व्हाट इज द राइट अप्रोच टू टेक व्हेन मैनेजिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्किन इन्फेक्शंस? Thank you for the question, Dr. Maria. You are right. Patients को बहुत जल्दी होती है ठीक होने की. Obviously, they are in pain and they want rapid relief. आप तो ओरल की बात कर रही हैं, ऐसे भी पेशेंट होते हैं जो कहते हैं बस डॉक्टर साहब एक इंजेक्शन लगा दें तो हम उसी से ठीक हो जाएं। लेकिन बात यह है कि यू आर हेयर टू बिल्कुल काउंसल योर पेशेंट, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कन्विंस देम। आप उनको गलत चीज नहीं लिख के देंगे बिकॉज यू आर द पर्सन हु इज द इन्फॉर्म्ड वन, हु इज द नॉलेजेबल वन। आप भी अगर इस तरह से मैल प्रैक्टिस करने लगे बीइंग अ डॉक्टर तो फिर कोएक्स और हमें क्या डिफरेंस रह जाता है ना। तो आप अपनी नॉलेज पेशेंट के साथ शेयर करें, एंड आई हैव सीन कि अगर आप उनको टाइम देंगे, आप उनको समझाएंगे कि देखें एंटीबायोटिक्स अगर मैं आपको गोली तो दे दूंगी लेकिन आपका इन्फेक्शन अभी इतना ज्यादा नहीं है, आपको कोई बुखार नहीं आ रहा, आपका सिर्फ ये एक ही दाना है जिस्म पे और कहीं पे भी नहीं है, बिकॉज दीज आर द इंडिकेशंस ऑफ टॉपिकल ना कि लोकलाइज्ड इन्फेक्शन है, कोई साथ में कोई फीवर वगैरह नहीं है। तो आप उनको समझाएं कि एंटीबायोटिक्स के साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो हम नहीं चाहते कि आप एक मसले के लिए आए और किसी और मसले में पड़ जाएं।
तो अभी आपके लिए ये ट्यूब काफी है, आप इसको लगाएं। अगर आपको फायदा ना हो, आप 3 दिन में दोबारा आ जाएं। पेशेंट नहीं आएगा वापस, क्योंकि वो ठीक हो गया होगा अगर आपका असेसमेंट सही है। और अगर पेशेंट स्टार्ट में ही बहुत सारी लीजन्स है, उसको फीवर के साथ आ रहा है, तो फिर तो आप खुद ही असेस कर लेते हैं कि नहीं, इसको सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट है और वाइड स्प्रेड एक्सटेंसिव इन्फेक्शन है। तो आप खुद ही स्टार्ट में उसको जो आप एंटीबायोटिक सूटेबल समझ रहे हैं वो दे देते हैं, और टॉपिकल भी लगाने के लिए देते हैं। आई थिंक दैट आंसर्स द क्वेश्चन। Very, yeah, very beautifully explained, Dr. Hira. And ये हमारा बहुत important key message है इस आज की मीटिंग से, जो आपने अभी लास्ट में हमें दिया है. So we have another question from Dr. Hasib Haider. He's asking, how long can we use topical antibiotics in SSDI? यूजुअली एंटीबायोटिक्स हम तब तक लगाने के लिए पेशेंट को बोलते हैं कि जब तक लीजन सबसाइड हो जाए। तो 10 डेज इज सफिशिएंट। 10 डेज से पहले ही रिजॉल्व हो चुका होता है इन्फेक्शन। तो आप हमेशा अपने पेशेंट को फॉलोअप के लिए आफ्टर 1 वीक या आफ्टर 10 डेज बुला लें। और तब तक पेशेंट अगर ठीक हो जाता है तो वो तो दोबारा फॉलोअप में आते भी नहीं है, ज्यादातर तो ठीक ही हो जाते हैं। ठीक है, तो 10 डेज बिल्कुल. इज सफिशिएंट। आप उनको फर्स्ट उस पे कह दें कि आप 10 दिन के लिए इस्तेमाल करें, फिर कोई मसला हो तो आप दोबारा आ जाए। और पेशेंट हील हो जाता है, वो आता नहीं है दोबारा। Right, very nicely explained, Dr. Hira. Just one thing I would like to add यहाँ पे, अगर मैं आपको Bactroban या Mepirocin का basically reference दूँ, correct dosing is very important. So आपने अपने patient को अगर Bactroban prescribe किया है तो आप प्लीज उसको काउंसिल करें, जैसे डॉक्टर हिरा कह रही थी कि ये हमारा मेन पर्पस ये है कि हम पेशेंट को टाइम दें, उसकी काउंसलिंग सही तरीके से करें. सो अगर आपने इफेक्टिवली टॉपिकल थेरेपी से मैनेज करना है अपने पेशेंट को, स्पेशली विद Bactroban, so you have to tell the patient that you have to use the medication 2 to 3 times a day and continue the treatment for up to 10 days, जैसे कि डॉक्टर हिरा ने बोला, depending upon the response of your patient. Usually patients को 10 days के अंदर ही response आ जाता है. If not, you can even continue it up to 14 days, जो मैं आपको Bactroban का specifically बता रही हूँ. All right? So this is how you prescribe Bactroban to your patients. जी जी, एब्सोल्युटली। Dr. Shafi Mohammed is giving, yeah, he's saying a nice presentation, Dr. Hira. I थैंक don't यू। see any more questions coming in. हमारा time भी almost it's up. We have a few minutes left, but I think we can give the time back to our audience. Thank you very much, everyone. I'm seeing the feedback that we've received. Dr. Hira is actually excellent. हमारे पास आज audience participation भी बहुत अच्छी थी. Your voice was very clear. आपने बहुत easy, अल्फाज में इस topic को cover किया है. And thank you so much for being part of this meeting and accepting to speak on behalf of GSK. थैंक मैं यू सो पूरी टीम मच। की इट्स तरफ से ऑलवेज आपको अ थैंक यू प्रिविलेज बोलती हूँ. स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ जीएसके, and it's an absolute pleasure for me. कोई सेल्स लीडर हमारे यहाँ पे मौजूद है, if they would like to give any closing remarks, otherwise we can close the session then. बिल्कुल. All right, डॉक्टर गुलाम यासीन का क्वेश्चन है. डॉक्टर हिरा, if you can please answer this. Which option is more suitable in SSTI, topical or systemic? Sub depends upon your impression of the patient. Topical, कुछ conditions में topical is more effective. कुछ conditions में you have to add systemic antibiotics. ये आपका अपना assessment है, आपको जज करना है, यू आर द जज। अगर आपको लगता है कि लोकलाइज्ड इन्फेक्शन है, इतना वाइड स्प्रेड नहीं है, पेशेंट को फीवर नहीं है, कुछ डेज की हिस्ट्री है, तो और कोई इस तरह की नहीं है कि कोई आउटब्रेक हुआ हो किसी जगह पे, सारे बच्चों को हो रहा है, तो फिर उन कंडीशंस में यू कैन जस्ट गिव टॉपिकल। लेकिन पेशेंट आपके पास आ ही फीवर के साथ रहा है, या सेलुलाइटिस उसको हो रहा है सपोज, या बहुत ही वाइड स्प्रेड लीजन्स हो रहे हैं, तो फिर उसके लिए सिस्टमिक एंटीबायोटिक बेहतर होगा। Very beautifully explained, Dr. Hira. So thank you very much for asking that question. I think ये broader audience के लिए भी काफी useful रहा होगा. So once again, we come to an end to at a very, very interesting presentation. Thank you very much, Dr. Hira, for your time and your expertise. आपसे obviously हम लोगों को भी बहुत कुछ सीखने को मिला है, and it was a lovely presentation and a lovely experience to थैंक यू। have you here.